50 साल की उम्र में कैल्शियम का इनएप्रोप्रिएट इंटेक आपको किन मसाइल से बचाव कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन के मरीजों के ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं और ये कितना डेंजरस हो सकता है? हम जैसे ही अपनी उम्र के 40 साल क्रॉस करते हैं तो हर 10 साल में हमारा ब्रेन 5% तक सिकुड़ जाता है। ADHD के पेशेंट्स के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शहजादी सरवत और तिब के एक बेहतरीन शोबे होम्योपैथी से मेरा ताल्लुक़ है और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ। कभी मैं डिजीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन देती हूँ, कभी मटेरियल मेडिकल को टच करती हूँ, कभी सप्लीमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देती हूँ, विटामिन्स के हवाले से या मिनरल के हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्योंकि एक अच्छे फिजिशियन के लिए, एक अच्छे डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जब अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहा हो तो जहाँ उसने बेस्ट मेडिसिन अपने पेशेंट को देनी है वहीं पर उसकी कोशिश होनी चाहिए कि सपोर्टिव कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के लिए उसके पास नॉलेज हो ताकि पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी रिकवर करें, हर उस इलनेस से वो जल्दी बाहर आ सके। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद भी एक ऐसे ही मिनरल से आपको मुतारिफ कराना है। अब इस मिनरल के तारुफ से पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहती हूँ एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए। हम सब जानते हैं कि एक कोई भी रियासत है और उसको गवर्न करने वाली जो गवर्नमेंट होती है उनके दरमियान क्या ऐसा रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक़ होता है। देखिए, अगर तो एक गवर्नमेंट वीक है और या फिर किसी दबाव का शिकार है तो वो फिर अपनी रियासत का ख्याल एफिशिएंटली नहीं कर पाती, क्योंकि ना ही उस रियासत का डिफेंसिव सिस्टम इतना मजबूत हो सकता है कि वो अंदरूनी हमलों का भी मुकाबला कर सके, या अगर बैरूनी उस पर किसी भी किस्म का दबाव या हमला होता है तो ऐसी रियासत ऐसे हमलों का बखूबी जवाब नहीं दे पाती, इंटरनली भी टूट का शिकार हो जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट है, किसी दबाव का शिकार नहीं होती, तो वो गवर्नमेंट अपनी रियासत को बड़ा बेहतरीन से गवर्न करती है, वो रियासत बड़ी अच्छे से तरक्की करती है, अंदरूनी तौर पर भी मजबूत रहती है। ऐसी रियासत को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अगर बैरूनी कोई हमला हो भी तो डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको किसी बैरूनी एड की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही उस हमले का अच्छे से मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन का भी ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को गवर्न करता है। अगर तो हमारा ब्रेन कमज़ोर है या किसी भी दबाव का शिकार रहता है तो फिर हमारा दिमाग एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता, मैसेजेस पूरी बॉडी को ठीक से कन्वे नहीं हो रहे होते। तो क्या होता है, अंदरूनी तौर पर हमारे तमाम ऑर्गन्स भी अपना काम एफिशिएंटली नहीं करते हैं। तभी ऐसे लोग इंटरनली बहुत वीक होते हैं और इतने वीक हो जाते हैं कि उनका डिफेंसिव सिस्टम भी बेहद कमज़ोर हो जाता है। और बैरूनी कोई भी हमला वो किसी बीमारी की सूरत में हो सकता है, पैथोजेंस का हमला हो सकता है, जरासीम का, तो फिर वो बॉडी उन जरासीम का मुकाबला बखूबी नहीं कर पाती है। बैरूनी एड मिलती है मेडिसिन की सूरत में, हैवी एंटीबायोटिक्स की सूरत में, तब भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती। बाज़ औक़ात तो कुछ लोग इतने वीक हो जाते हैं कि वो कोलैप्स कर जाते हैं, उन बीमारियों का सामना नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका दिमाग सेहतमंद है, किसी दबाव का शिकार नहीं है, तो दिमाग आपकी पूरी बॉडी को बहुत एफिशिएंटली गवर्न करता है, मैसेजेस बहुत प्रॉपर होते हैं, हर ऑर्गन अपना अपना काम जो कुदरत ने उसको दे रखा है वो बखूबी कर रहा होता है, जिसके नतीजे में इंटरनली भी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और सेहतमंद रहती है। और अगर बैरूनी कोई हमला हो जाता है किसी भी बीमारी का, तो अपना ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि उसको किसी एड की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात तो विदाउट एनी मेडिकेशंस भी बहुत से लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इन केस अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो वो फिर बड़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब जनाब, दिमाग को सेहतमंद कैसे रखा जाए? दिमाग की सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए जिन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है उनमें नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स सरफहरिस्त हैं। फिर हमें प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, हमें फैट्स की भी ज़रूरत होती है, हमें सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत रहती है। तो उन्हीं में से जिस मिनरल की बात कर रही हूँ वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे दिमाग के अफ़ाल के लिए कितनी ज़रूरी है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैग्नीशियम की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ जो कि दिमाग के लिए एक टॉनिक से कम नहीं है, बल्कि उसको अगर आप आब हयात कह दें तो ये भी कम ना होगा, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है मैग्नीशियम एल्थ्रियोनेट, जिसे मैक्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि
ये वो वाहिद मैग्नीशियम सप्लीमेंट की टाइप है जिसे आपका दिमाग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये थ्रियोनिक एसिड के साथ बाउंडेड है। और थ्रियोनिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आपके ब्रेन सेल्स में ऑलरेडी पाया जाता है। जब आप ये सप्लीमेंट लेते हैं तो ब्लड में शामिल होकर ये सप्लीमेंट जब ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारे ब्रेन के अराउंड एक बैरियर होता है जो इसे रिकग्नाइज कर लेता है और ब्रेन को यस का सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से इस सप्लीमेंट को ब्रेन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल जाती है, जहां फिर ये अपने वो तमाम काम सर अंजाम देता है जिसके ऊपर बेस्ड आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ मैक्टीन के हमारे दिमाग पर होने वाले मुख्तलिफ फ़ायदों के ऊपर बात करूँगी, बल्कि मैं आपको इसकी सोर्सेज के बारे में बताऊँगी कि किन किन ज़राए से हम मैक्टीन हासिल कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कमी की वजूहात आखिर क्या है, क्यों कमी वाक़या हो जाती है इसकी और हम इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी रिकमेंडेड डोजेज एक बंदे को पर डे कितनी लेनी चाहिए। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से आपने एहतियातें भी करनी है जो कि मामूली सी है लेकिन ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मैक्टीन का फ़ायदा जो हमारे दिमाग को होता है या हमारी बॉडी को होता है वो है मूड इम्प्रूवमेंट। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा चिड़चिड़े से होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो हमेशा उनका मूड लो रहता है। वजह क्या होती है कि उनके दिमाग के अंदर मौजूद कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि डोपामिन है, गाबा है और सेरोटोनिन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इनको छोटी सी भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो अगर मैक्टीन को आप दिन के आगाज़ में ले लेते हैं तो पूरा दिन ऐसे लोगों का मूड भी अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, उनके दिमाग के केमिकल्स बैलेंस्ड हो जाएंगे। ना सिर्फ वो हर बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होगी उनमें, बल्कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना उनके लिए कदरे ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नर्व्स ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं छोटी सी सिचुएशंस में भी। तो ये ओवर एक्साइटेड नर्व्स के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा मैक्टीन का हमें मिलता है, ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। हमारे ब्रेन सेल्स जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को सिग्नल्स जब भेज रहे होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैल्शियम कंज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से नई नई मेमोरीज बनती हैं, या जो ऑलरेडी मेमोरीज बनी होती हैं, जो हमारे सेल्स बने हुए होते हैं, उन तक एक्सेस ईजी होता है। अब कैल्शियम का कितना फ्लो ब्रेन में जाना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम मैक्टीन करता है। लेकिन अगर मैक्टीन खुद कम हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर तो क्या होता है, कैल्शियम का फ्लो ज़्यादा हो जाता है ब्रेन में। अब कैल्शियम का फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन में एक फोगी सी सिचुएशन हो जाती है। इस फोगी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि न्यू कनेक्शंस बिल्डअप नहीं हो पाए होते, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन स्मूथ नहीं होती है, बल्कि सिग्नल्स की ट्रांसमिशन रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब फॉग हो जाती है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जब तक फॉग ख़त्म ना हो जाए तो सिग्नल्स भी क्लियर हो जाते हैं और ट्रैफिक रवा दवा हो जाती है। बिल्कुल ब्रेन में भी ऐसे ही होता है, ब्रेन के भी अंदर ये ट्रैफिक जैम हो जाती है उन सिग्नल्स की, कैल्शियम के ज़्यादा फ्लो की वजह से। तो फिर ना सिर्फ न्यू मेमोरीज बिल्डअप होना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, बल्कि ओल्ड मेमोरीज को रिकॉल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात तो नामुमकिन हो जाता है। तभी बाज़ लोग जो हैं वो डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं। अभी जितने अल्जाइमर्स के पेशेंट्स, पार्किंसंस डिजीज़ होगी, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़, इन सब डिजीज़ के पीछे जब देखा गया तो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि इन तमाम मरीज़ों में भी मैक्टीन की कमी पाई जाती है। हमें ऐसा होता क्यों है, इसकी एक वजह यह है कि जब हम अपनी लाइफ के 50 ईयर्स क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि हमारे कोलेजन का एक नेचुरल प्रोसेस है ना, एजिंग आनी है, हर एक ने बूढ़ा होना है, तो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कोलेजन का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, उठना बैठना, हमारी जो ये जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ये बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर होती है, हम वीकनेस फील कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, लोग फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स थमा दिए जाते हैं विदाउट उनका कंप्लीट प्रोफाइल को चेक किए। क्योंकि अगर देखें मैक्टीन कम होगी तो कैल्शियम
का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ना सिर्फ दिमाग में बल्कि अगर विटामिन डी कम होगी तो ये कैल्शियम हड्डियों में भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर ही रहेंगी, बल्कि ये कैल्शियम क्या करेगा, आपके किडनीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के किडनीज में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तभी मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ अब ब्रेन में कैल्शियम के फ्लो को कंट्रोल करेगा मैग्नीशियम, बल्कि बॉडी के अंदर मौजूद विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाती है हड्डियों के अंदर, और वो हड्डियों का हिस्सा बन जाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, और इस तरह से किडनीज भी आपके सेफ रहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी मैग्नीशियम को डेली अपने नाश्ते के बाद, नाश्ते के दौरान लिया जा सकता है, ताकि वो आपके ग़िज़ा का हिस्सा बन जाए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, और दिन भर आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े। तीसरा इसका फ़ायदा है, आपके फोकसिंग और लर्निंग को इन्हांस करता है मैग्नीशियम। वो कैसे? देखिए, हम जब अपनी लाइफ के 40 ईयर्स गुजारते हैं तो रिसर्च हमें बताती है कि हर डिकेड में, यानी हर 10 साल के अरसे में हर इंसान का दिमाग तकरीबन 5% श्रिंक हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ख़ास तौर पर हमारा हिपोकैम्पस का एरिया, जो कि लर्निंग और मेमोरीज को फॉर्म करता है, इसी के साथ साथ हमारा जो कॉग्निशन प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है, बाजू का स्टॉप हो जाता है। कॉग्निशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। खुशकिस्मती से अब देखें, हमारा जितना भी एजिंग प्रोसेस है, चाहे हमारी अपीयरेंस है, रिंकल्स, जब अगर एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रिंकल्स आते हैं। आप रिंकल्स को भी किसी हद तक स्लो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते। रिंकल्स ने आना है चेहरे के ऊपर, हड्डियों ने कमज़ोर होना है, उस तरह नहीं रहते जिस तरह जवान होते हैं, आपके मसल्स भी वीक हो जाते हैं। लेकिन दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप हमेशा एजिंग प्रोसेस से रोक सकते हैं। इसको ना सिर्फ इस एजिंग प्रोसेस को स्लो बल्कि स्टॉप भी किया जा सकता है। दिमाग हमेशा आपका तंदुरुस्त रह सकता है अगर प्रॉपर मैग्नीशियम की सप्लाई जारी रहे, क्योंकि मैग्नीशियम बूस्ट करती है कुछ चीज़ों को, जैसे कि एटीपी और BDNF को बूस्ट करती है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होता है जो आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उनको जनरेट करता है। एटीपी का काम क्या होता है कि जब भी ग़िज़ा का मेटाबॉलिज्म होता है और उससे जो एनर्जी निकलती है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी उस केमिकल एनर्जी को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर, और इसका काम है कि ज़रूरत के वक्त इस एनर्जी को रिलीज़ करे, बॉडी के काम आ सके। इसको बूस्ट करने के लिए मैग्नीशियम बड़ी ज़रूरी है। मैग्नीशियम जब कम हो जाती है तो यही एटीपी स्टार्वेशन मोड के अंदर चली जाती है। स्टार्वेशन मोड कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सहरा के अंदर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सहरा के जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वो इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि दिन ब वक्त ज़रूरत उस पानी को यूटिलाइज़ कर सके। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो सहरा का जानवर है, जैसे ऊँट है, वो भी अपने अंदर ग़िज़ा को भी स्टोर करने की उसमें सलाहियत है और पानी को भी स्टोर करने की उसके अंदर सलाहियत है, ताकि ज़रूरत के वक्त वो उस स्टोर शुदा पानी को या खुराक के ज़ख़ीरे को इस्तेमाल कर सके। तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी भी समझ लीजिए कि एक ऐसा ही मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमें ज़रूरत के वक्त एनर्जी मुहैया हो सके। अब होता क्या है, जब मैग्नीशियम कम हो जाती तो एटीपी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहा होता, तभी आप देखेंगे ये लोग काफ़ी थके हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, किसी भी काम करने को जी नहीं चाहता। लेकिन अगर मैग्नीशियम की सप्लाई मुहैया कर दी जाए, इतनी एडिक्वेट क्वांटिटी मिलती रहे बॉडी को, तो एटीपी भी हर वक्त एनर्जी रिलीज़ करता रहेगा और लोग जो हैं वो एनर्जेटिक रहेंगे। बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट केमिकल्स के सिंथेसिस में भी एटीपी का एक रोल है। फिर जनाब इसने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी पार्टिसिपेट करना है, एंड इसने नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। यानी कि आप इसकी मौजूदगी में फोकसिंग कर सकते हैं, आपका कॉग्निशन प्रोसेस चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। दूसरी चीज़ जिसे मैग्नीशियम सपोर्ट करती है, बूस्ट करती है, वो है BDNF। BDNF कहलाता है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है जो कि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर के तौर पर काम करता है, यानी न्यूरोजेनेसिस के अमल में ये मददगार साबित होता है। न्यूरोजेनेसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? जिसमें न्यू ब्रेन सेल्स बनते हैं या उनकी ग्रोथ होती है, या फिर जो ऑलरेडी न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान कनेक्शन को भी ये बहाल रखता है, जिसके नतीजे में
आप बेहतरीन फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन आपकी बेहतर हो जाती है। जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम फोकसिंग की ज़रूरत होती है। कंसंट्रेशन, बेटर कंसंट्रेशन होगी तो आप अच्छा उसको रिसर्च कर पाते हैं, स्टडी अच्छी कर पाते हैं। तो यहाँ पर BDNF को भी बूस्ट करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इतना इम्पोर्टेंट मिनरल है कि जिसके इंटेक से जब ATP एंड BDNF दोनों बूस्टअप हो जाएंगे तो जो आपके ब्रेन की सलाहियत है सोचने समझने की, वो बेहतर हो जाती है। आप ऐसे लोग फास्टर रिस्पॉन्स देते हैं, तो इनको भी ना सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करना इजी हो जाता है, बल्कि इनका ओल्ड मेमोरीज तक पहुंचना भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बूस्ट कर जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या स्पेशली जो ADHD का प्रॉब्लम रखते हैं, वो तमाम बच्चे ये बड़े जिनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है, ये उनके लिए एक नेमत है मैग्नीशियम। वो ये लेंगे तो वो फोकस भी कर पाएंगे, कंसंट्रेशन बेहतर होती जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए एटलीस्ट 5 to 6 months मैग्नीशियम को लाजमी लेना है, और इसको भी आप डेली मॉर्निंग में लेंगे ताकि मैग्नीशियम का जो है बैलेंस आपकी बॉडी में मौजूद रहे। क्योंकि इस सप्लीमेंट से क्या होगा कि उनकी सोच डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, वो फोकस कर पाते हैं। तो तभी इसके लिए उनको एटलीस्ट 5 to 6 months मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना ही होगा। इसका चौथा फायदा है आपके ब्रेन प्लास्टिसिटी के ऊपर। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है? इसका तजुर्बा 18th सेंचुरी में सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट ने कुछ चूहों के ऊपर किया था। एक ही फैमिली के कुछ चूहों को लर्निंग प्रोसेस से गुजारा गया और कुछ को नहीं गुजारा गया। अब जिन चूहों को लर्निंग प्रोसेस से गुजारा गया, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या हुआ कि उनके ब्रेन का साइज बढ़ गया दूसरे चूहों की बनिस्बत, जिससे पता चला कि ब्रेन प्लास्टिसिटी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू इम्प्रूव होती है। ब्रेन प्लास्टिसिटी असल में ब्रेन के अंदर चेंजेस लाने वाले प्रोसेस को कहते हैं, जिसके नतीजे में आपके केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आती हैं, और उस चेंजेस के नतीजे में ना सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बल्कि ब्रेन का फंक्शन भी चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज आता है ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा चेंज आता है लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं जब आप, तो जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो बहुत बेहतर हुई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो एक मिनरल को पाया गया जो बहुत मददगार साबित होता है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपके ब्रेन प्लास्टिसिटी को मज़ीद इम्प्रूव करता है नेचुरली। मैंने आपको बताया था कि अच्छा चेंज भी आता है, बुरा चेंज भी आता है। जो बुरा चेंज आता है वो किसी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में हो सकता है, किसी भी शॉक लगने की सूरत में हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, विटामिन डी को भी एक्टिवेट कर देती है। तो विटामिन डी में भी ये सलाहियत होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। तो जब आप मैग्नीशियम लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन विद इन 2 to 3 weeks ही ख़त्म हो जाती है। पांचवा फ़ायदा मैग्नीशियम का आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के ऊपर होता है, यानी कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को ये रिड्यूस करता है, यानी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करना, कम करना। जब भी कोई बहुत लंबे अरसे तक परेशान रहता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है या डिप्रेशन में वो चला जाता है, तो फ़ौरन ही आपकी बॉडी के अंदर ना एक फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उसकी सूरत में बॉडी ख़ास किस्म के हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, जिन्हें कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कहते हैं। अब असूलन तो हर इंसान इन हार्मोन्स को ओवरकम करने की सलाहियत रखता है। बाज़ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो उस इमोशनल स्ट्रेस से बाहर आ ही नहीं पा रहे होते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेस हार्मोन का नुकसान होता है वो ये होता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन, ये कॉर्टिसोल आपके कोलेजन को ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वीक हो जाते हैं। फिर जो दूसरा नुकसान पहुंचता है वो इनका ब्लड प्रेशर का नुकसान होता है, इनका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तीसरा नुकसान क्या, इनका दिफाई निज़ाम बिल्कुल वीक हो जाता है, यानी कि इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हर तरह की छोटी बीमारी को ये कैच करते रहते हैं, फिर ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। इन सब के नतीजे में फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो है इंसोम्निया। इनके साथ नींद का मसला शुरू हो जाता है, इनको रातों को नींद नहीं आ रही होती, बेचैन रहते हैं ये। तो समझे ये एक सिलसिला फिर हर तरह की बीमारियों का या इलनेस का स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हों या डिप्रेशन के पेशेंट जब आपके पास आए, तो आपने उनकी मेडिकेशन के साथ साथ मैग्नीशियम को भी सोचना है। मैग्नीशियम का भी सप्लीमेंट आपके
आप उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दें, क्योंकि मैक्टीन क्या करेगा, उनके ब्रेन के अंदर मौजूद जो केमिकल है गाबा, ये उसको बूस्ट करेगा। गाबा क्या करेगा, एमेगडाला को रिलैक्स कर देता है। एमेगडाला जब रिलैक्स हो जाता है तो कॉर्टिसोल का रिलीज होना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाता है। और फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि वो बंदा जो डिप्रेशन का शिकार था वो कामिंग सिचुएशन में आ जाता है, उसके नर्व्स के ऊपर जो भी प्रेशर डेवलप था वो हट जाता है। जब वो कामिंग सिचुएशन में आता है तो बीपी भी उनका नॉर्मल हो जाता है। जब भी किसी को आसाब का मसला होता है, आप अपने पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व करते होंगे, जब आपके पास कोई भी आसाबी मसला लेकर पेशेंट आता है तो वो सिर्फ मेंटली तौर पर अपसेट नहीं होता, वो अपनी बताते रहते कि मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर वो आपके पास आएगा कि मेरे हाथों पैरों में ऐसे लगता है कि जैसे कि एक नमनेस है, शूटिंग पेन्स होती हैं उनको एक टिंगलिंग सी सिचुएशन होती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है उनके हाथों पैरों में। तो आप या अगर वो सिर्फ यही आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है तो ज़रूर आपने उनसे एंग्जाइटी का सवाल करना है, क्योंकि किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर वो डिप्रेशन के ही सिलसिले में आपके पास आए हैं तो ये भी उनको मसाइल साथ में हो सकते हैं। तो जैसे ही उनके नर्व्स काम डाउन हो जाएंगे तो ये वाली जो साथ में लगी हुई बीमारियाँ थी ये खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। तो मैक्टीन ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जहाँ दूसरी मेडिसिन आप उनको प्रिस्क्राइब करें वहाँ पर मैक्टीन भी ज़रूर प्रिस्क्राइब करें। ऐसे पेशेंट्स को आप मैक्टीन रात को उनको सजेस्ट किया करें कि वो रात को लिया करें। तो एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए भी मैक्टीन बहुत ज़रूरी है। अब जो इसका छठा फ़ायदा है वो है नींद को बेहतर करता है। नींद के ऊपर बहुत रिसर्चेस होती रहती हैं कि एंजाइटी के पेशेंट्स को अक्सर नींद का मसला हो जाता है। अब नींद का मसला सिर्फ एंजाइटी के पेशेंट्स को नहीं होता है, इंसोम्निया के बिहाइंड और भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। जो भी कॉज हो, जब नींद नहीं आ रही होती है तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि उनके आसाब के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैक्टीन सिग्निफिकेंटली नींद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाबा नामी केमिकल को जब बूस्ट करती है तो वो नर्व्स के ऊपर आए हुए दबाव को काम डाउन कर देता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये ओवर एक्टिव सिग्नल्स होते हैं जो बंदे को रात को एक सबसे पहले तो उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। फिर यही ओवर एक्टिव सिग्नल्स रात को जब फिर ट्रिगर करते हैं उस पेशेंट को, तो वो पेशेंट हड़बड़ा के उठ जाता है। और जब वो रात में अगर डिस्टर्ब होकर उठ जाता है तो उसे पूरी रात सुबह तक नींद नहीं आती है, वो इतना डिस्टर्ब रहता है। तो ये उन ओवर एक्टिव सिग्नल्स को काम डाउन कर देता है गाबा, और गाबा को बूस्ट करता है मैक्टीन। तो इसलिए मैक्टीन इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए भी ज़रूर सजेस्ट करें। मैक्टीन में एक ये सलाहियत है कि ये REM को इम्प्रूव करती है। REM कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट वो सिचुएशन होती है जब इंसान जब रात गहरी नींद सोता है तो ये आई मूवमेंट जो है बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि वो सिम्टम होता है कि इस वक्त इंसान बहुत ही गहरी नींद में है। तो मैक्टीन इंसान को ऐसी गहरी नींद दे सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है कि इसकी आपको डेली ज़रूरत रहती है। तो जिनको नींद का मसला हो, डिप्रेशन का मसला हो, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि रात के टाइम उनको सोने से 2 घंटे पहले वो मैक्टीन ज़रूर ले लिया करें, जिसकी वजह से एक तो उनकी नींद बहुत अच्छी आएगी, रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद आएगी उनको, और फिर जब वो सुबह उठेंगे तो वो फ्रेश होंगे, क्योंकि नींद पूरी हुई होती है। जब आप नींद में होते हैं तभी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है। ऐसे बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं जिनको ब्रेन रात के वक्त आपकी बॉडी से क्लीन आउट कर रहा होता है। ये थे जनाब मैक्टीन के वो तमाम फ़ायदे जो हम अपने ब्रेन के लिए हासिल कर सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी सोर्सेज कौन कौन सी है। मैक्टीन क्लोरोफिल के सेंट्रल मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? किसी भी प्लांट का लाइफ ब्लड जिसे कहते हैं, ग्रीन कलर का ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, ये उसमें पाया जाता है। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे आप मैक्टीन हासिल कर सकते हैं। तो आप उनको पका के, जो खाने वाली वेजिटेबल्स हैं आप उनको पका के खाएं, जिनको एज सैलड की आप यूज़ कर सकते हैं उनको आप सैलड के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसकी रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको मिल जाएगा, पीनट से आपको मिल जाएगा, और साल्मन फिश के अंदर मिल जाएगा। अब देखें ये तो है इसकी सोर्सेज, तो ये जो कि बहुत लिमिटेड है। हम हर रोज़ ये सब चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई नहीं खाते हैं। हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की नीड रहती है। हमने गोश्त भी खाना होता है, हमने दूसरी वेजिटेबल्स भी लेनी होती है, हमने दूसरे नट्स भी खाने होते हैं। तो हर चीज़ से हमें मैक्टीन नहीं मिलती, तो ये भी एक इसकी कमी की वजह बन जाती है, क्योंकि ये इसकी सोर्सेज बहुत कम है। दूसरी, अब हम जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले भी लेते हैं, डेली बेसिस पर हम सैलड बना भी लेते हैं, खाते हैं,
तो लेकिन ओवर फार्मिंग की वजह से ये लो क्वालिटी होती है, उनके अंदर उतनी न्यूट्रिएंट्स या उतना क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम नहीं पाया जाता जो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। सेकंड, हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओस खा रहे हैं फ्रूट्स की सूरत में या हम वेजिटेबल्स की सूरत में खा रहे हैं, ना सिर्फ जीएमओस लो न्यूट्रिएंट होते हैं बल्कि ये हार्मफुल भी हैं हमारी बॉडी के लिए। पहली बात तो इनसे हमें वो सारे न्यूट्रिएंट हासिल ही नहीं हो रहे होते जो कि होने चाहिए। फिर सेकंड, हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम से, तो वो हमारी बॉडी के लिए बल्कि नुकसानदेह है, वो अंदर जाकर हमारी बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं। तो ये खुद एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी फूड्स हैं इनकी क्या क्या नुकसान आते हैं, इनके ऊपर मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, वो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज का टॉपिक हमारा मैक्टीन के ऊपर है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैक्टीन की कमी क्यों क्या हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और एक और वजह जो हमारी बॉडी में बहुत सारी मिनरल्स की कमी का बायस बनती है, बहुत से विटामिन की कमी, बहुत से न्यूट्रिएंट्स का बायस बनती है। सिर्फ मैक्टीन ही नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हर वक्त रहती है, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता ही है। उनमें एक वजह ये कि हम प्रोसेस्ड खानों की तरफ भी बहुत शिफ्ट कर गए हैं, हम फास्ट फूड की तरफ भी बहुत ज़्यादा मूव कर गए हैं। हम ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं या प्रोसेस जो पके पकाए खाने होते हैं उन्हें आप फ्रीज़र से निकालते हैं और फिर गर्म करते हैं और वो खाते हैं। उनमें भी विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं या ख़त्म भी हो जाते हैं बाज़। तो इन सब चीज़ों से आप खुदारा परहेज़ करें। मैं अपनी हर वीडियो में ये मैसेज ज़रूर देती हूँ तमाम देखने वालों को कि अपनी लाइफ में से फ़ास्ट फूड को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इतना कम ज़रूर कर दें कि उनको सिर्फ आप किसी पार्टी में ही तक महदूद रखें। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत खाएं। फिर आप प्रोसेस्ड खानों से तो बिल्कुल ही तौबा कर लें, उनको बिल्कुल भी आपने नहीं खाना। और इसके अलावा आप ये जितनी भी हम चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं इनको अपनी लाइफ से निकाल दें, नमक कम कर लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि डिटॉक्सिफाई भी होते रहे आपकी बॉडी। अच्छा, ये तो थे आपको मैंने इसलिए बताया कि अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज कर लेने से भी काफ़ी बेहतरी आपको महसूस होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रिकमेंडेड डोजेज कितनी होनी चाहिए। एक दिन में आपने मैक्टीन कितना लेना है, आप इसको 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम तक पर डे आप मैक्टीन ले सकते हैं, सुबह में या शाम में। वो मैंने आपको वीडियो में साथ साथ बता दिया किन किन सिचुएशंस में आपने सुबह लेनी है और किन किन सिचुएशंस में आपने रात को लेनी है। सिचुएशन कोई भी हो, आपने बेहतर रिजल्ट्स के लिए 3 मंथ्स तक इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। ये तो होगी इसकी रिकमेंडेड डोजेज। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी मैं आपको बताऊंगी कि मैक्टीन आपने जब लेनी है तो किन किन हालतों में आप परहेज़ करें मैक्टीन से। वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्रेशन के पेशेंट्स का अक्सर बीपी हाई हो जाता है। जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं वो तो इसे ले सकते हैं, लेकिन जिनको मसला लो ब्लड प्रेशर का रहता है तो वो क्या करें, वो भी मैक्टीन लें, लेकिन डेली बेसिस पर अपना बीपी मॉनिटर करते रहें और जो वो लो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उनको भी जारी रखें साथ में। फिर वो लोग जो किसी भी किस्म की मेडिकेशन के ऊपर हैं जिसमें डायरेटिक्स अगर वो ले रहे हैं तो जब तक वो डायरेटिक्स ले रहे हैं तब तक मैक्टीन को स्टॉप रखें, या जब तक वो किसी भी एंटीबायोटिक्स के ऊपर हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में तब भी मैक्टीन को स्टॉप करें, क्योंकि मैक्टीन इंटरफेयर कर सकती है इन मेडिकेशंस के दौरान। तो इस सूरत में बस मैक्टीन से आप परहेज़ करें। सिर्फ इन सिचुएशंस में आपने इससे परहेज़ करना, बाकी और कोई प्रिकॉशंस नहीं है। ये बहुत सेफ मिनरल है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप ये आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखिए, आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने प्यारों को भी शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और इस सप्लीमेंट से फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।